हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती है, त्रिभाज्य संख्याएं क्या होती है। ये सभी हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले अभाज्य या रूढ़ संख्याएं पढ़ते हैं, यानी अभाज्य या रूढ़ संख्याएं क्या होती है वो पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, गुणनखंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गुणनखंड, इसको हम लोग अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है पूरा पूरा काटने वाला, मतलब वही संख्या आपका गुणनखंड कहलाएगा जिससे हम किसी भी संख्या में जब भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। क्या हो जाए? पूरा पूरा कट जाए। जैसे मान लेते हैं हम कोई संख्या 4 लेते हैं। अब 4 में हम किन किन संख्याओं से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए। 4 में जब हम 1 से भाग देते हैं तो 1 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, मतलब 1 से जब हम 4 में भाग देते हैं तो 1 चौके 4 पूरा पूरा कट। तो ये आपका 1 जो हुआ, 1 किसका, 1 किसको काट रहा है? 4 को पूरा पूरा। तो 1 जो हुआ ये गुणनखंड हुआ, किसका गुणनखंड हुआ? 4 का। 4 को और कौन सी संख्या काट सकता है पूरा पूरा? 2। क्योंकि हम 2 से जब हम 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, मतलब 2 जो है 4 को पूरा पूरा क्या कर दिया, काट दिया। इसलिए ये 2 क्या हुआ? गुणनखंड हुआ। गुणनखंड का मतलब होता है विभाजक। विभाजक का मतलब हुआ पूरी तरह काटने वाला, पूरी तरह विभाजित करने वाला, विभाजित करने वाला। ठीक है, मतलब भाग देने पर जब पूरा पूरा काट दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे तो वो विभाजक हुआ। और कौन सी संख्या हो सकता है? तो एक खुद 4 हो सकता है, मतलब 4 से जब हम 4 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका 1, 2 और 4 है, चूंकि 1 जो है 4 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, इसलिए 1 जो है 4 का क्या हुआ, विभाजक हुआ, मतलब गुणनखंड हुआ। 2 भी 4 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 भी 4 का क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। 4 फिर 4 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, इसलिए ये 4 जो है क्या हुआ, 4 का विभाजक हुआ, यानी गुणनखंड हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि 1, 2 एवं 4 क्या है, ये तीनों जो हैं 4 के क्या हैं, गुणनखंड हैं। 4 के गुणनखंड हैं, मतलब ये सभी जो है 4 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप कहें कि सर क्या 3 नहीं हो सकता है, तो 3 से आप भाग दीजिए तो 4 में 3 एकम 3, शेष कितना बच जाता है, 1। मतलब 3 जो है 4 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए ये 3 जो है 4 का विभाजक यानी गुणनखंड नहीं है। और भी एक उदाहरण लेकर, मतलब जो पूरा पूरा काट दे, तो जो संख्या, जिस संख्या को पूरा पूरा काट दे, जो काटने वाला संख्या होगा वो जिसको काटेगा उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम एक और लेते हैं उदाहरण, जैसे हमने लिया 10, क्या लिया, 10। अब 10 को कौन कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित कर देगी, पूरी तरह काट देगी? 1 से 10 कट सकता है। 1 से जब हम 10 में भाग देते हैं 10 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद 2 हो सकता है, 2 से कितनी बार में कटेगा, 10, 5 बार में, 2 5 10। फिर 3 तो होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 होगा, 5 से 5 10 हो गया। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, आपका 10 हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं जो है 10 को क्या कर रहा है, पूरी तरह विभाजित कर रहा है, इसलिए ये सभी 1, 2, 5, 10 जो है वो किसका, तो 10 का गुणनखंड है। क्या है, 10 का गुणनखंड है। ठीक है, तो 10 का गुणनखंड है। या यूं कहें कि 1 के पहाड़ा में 10 आता है, 2 के पहाड़ा में 10 आता है, 5 के पहाड़ा में 10 आता है, 10 के पहाड़ा में 10 आता है, तो इसलिए ये सभी क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो हम लोगों ने समझा कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है विभाजक पूरी तरह काटने वाला। जब भाग देने पर जब पूरी तरह काट दे तो जो काटने वाला होगा वो क्या होगा, विभाजक होगा। ठीक है, यानी गुणनखंड होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि अभाज्य या रूढ़ संख्या किसे कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, मतलब क्या सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहा जा सकता है, तो कहेंगे नहीं। हम उन्हीं संख्याओं को अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहेंगे जो इसकी परिभाषा को, यानी इसकी परिभाषा को क्या करेगा, पूरा करेगा, उसकी शर्तों को पूरा करेगा। मतलब अभाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त है, उसको जो संख्या पूरा करेगा वो संख्या अभाज्य संख्या होगा। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए हमारा है कि 1 से बड़ी
क्या होनी चाहिए, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, एक से बड़ी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। मतलब अभाज्य संख्या कैसे संख्या होता है, तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है, उसके बाद जिसके मात्र दो गुणनखंड हो कौन कौन, तो एक पहला एक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, खुद होना चाहिए। मतलब पहला जो गुणनखंड होना चाहिए एक, मतलब एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, ठीक है। अब चलिए जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, या यूं कहें कि एक एवं खुद को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से पूरी तरह विभाज्य नहीं हो, ठीक है। तो यानी एक एवं खुद को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से पूरी तरह विभाज्य नहीं हो, यानी जिसके मात्र दो गुणनखंड हो, काटने वाला सिर्फ दो ही हो, दो से ज्यादा नहीं हो। तो जो संख्या इन शर्तों को पूरा करेगा वही संख्या आपका अभाज्य या रूट संख्या कहलाएगा, और जो इन शर्तों को पूरा नहीं करेगा वो आपका अभाज्य या रूट संख्या नहीं कहलाएगा। तो हमारा पहला शर्त है कि सबसे पहले तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, और जिसके मात्र क्या हो, दो गुणनखंड हो। कौन कौन सा, एक पहला जो होना चाहिए एक होना चाहिए, क्योंकि एक से दुनिया में जितनी भी संख्या है, मतलब गणित की भाषा में जितनी भी संख्या है वो सारी संख्याएं एक से कटेगी। तो एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, और खुद से भी सभी संख्याएं कटेगी ही कटेगी। मतलब ये दोनों एक ही चीज है, दो गुणनखंड होना चाहिए, पहला एक और दूसरा क्या, खुद होना चाहिए। यानी वो क्या, एक एवं खुद को छोड़ करके किसी तीसरी संख्या से पूरी तरह विभाज्य नहीं हो। अब जैसे हम लोग उदाहरण लेते, जैसे आपका था एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या, हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो आपका अभाज्य संख्या जो भी होगा वो एक से बड़ी, मतलब एक से बड़ी का मतलब इधर, यानी ये सभी संख्याओं में से, इन सभी संख्याओं में से कोई भी संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है जो इसकी शर्तों को पूरा करेगा, एक नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि पहले ही दे दिया है शर्त का, आपका ये जो होगा एक से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, यानी एक को शामिल नहीं कर रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चेक करते हैं कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और कौन कौन सी नहीं है। तो पहले अब एक से बड़ी का मतलब हम दो की बात करते हैं। अब दो के गुणनखंड की दो किन किन संख्याओं से कटेगा, तो एक से तो कटेगा ही, और खुद का मतलब दो खुद ही हुआ। अब देखिए एक से कटेगा और खुद से कटेगा, क्या इसको काटने वाला कोई तीसरी संख्या है, तो कहेंगे नहीं है, क्योंकि दो जो है एक से कटेगा और खुद से कटेगा और बीच में कोई तीसरी संख्या नहीं है। मतलब इसकी शर्त को पूरा करा, जिसके मात्र दो गुणनखंड हो, एक एवं खुद, मतलब एक और खुद को छोड़कर ये किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये हमारा उदाहरण के रूप में आ जाएगा। अभाज्य संख्या में कौन सा हुआ, दो हो गया, ठीक है। अब हम लोग तीन की बात करते हैं। तीन को कौन कौन सी संख्याएं काट सकता है, तो एक काट सकता है और तीन काट सकता है, ठीक है। मतलब एक से कटेगा और खुद से, तीन का मतलब खुद, और कोई तीसरी संख्या है इसको काटने वाला, तो कहेंगे नहीं है। मतलब इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या के शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, इसमें आंसर आएगा, मतलब उदाहरण होगा। चलिए अब हम लोग चार की बात करते हैं। चार देखिए एक से तो कटेगा, चार से भी कटेगा, चार का मतलब खुद से, ठीक है, लेकिन बीच में ये दो से भी कटेगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो है इसके दो गुणनखंड से कितने ज्यादा गुणनखंड हो गए, दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए। मतलब ये जो है एक और खुद को छोड़ करके किसी तीसरी संख्या से भी कट रहा है, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अब कहिएगा कि सर ये जब अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको कौन सी संख्या कहेंगे, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद इसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, या इसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त संख्या। क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या, या इसी को हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। क्या कहेंगे, यौगिक संख्या, जो कि अभी इसके ठीक बाद पढ़ेंगे। इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, मतलब जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे
एक और खुद को छोड़ करके कोई तीसरी भी यदि गुणनखंड उसका है तो वो कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, इसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसके ठीक बाद हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो, एक और खुद, मतलब एक और खुद को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से यदि नहीं कटे तो वही संख्या हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। और यदि किसी तीसरी संख्या, एक और खुद को छोड़कर यदि कोई तीसरी संख्या से भी कट जाए तो वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है, वो हमारा भाज्य, संयुक्त, यौगिक या कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इसमें 4 हमारा उदाहरण नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 5 की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? 5 की। 5 किन किन संख्याओं से कटेगा? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। क्या कोई बीच में तीसरा संख्या है इसको काटने वाला? तो कहेंगे नहीं, मतलब ये जो है अभाज्य संख्या के शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या हुआ? अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5। ठीक है। अब यदि हम 6 की बात करें, 6 की बात करें, तो 6 1 से तो कटेगा और खुद से कटेगा, बीच में 2 और 3 से भी कट गया। इसका मतलब हुआ कि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, इसलिए ये हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा, या उसी को हम लोग संयुक्त संख्या, या उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर, यौगिक नंबर कहते हैं, ये कहते हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब 6, 7 की बात करते हैं। 7 1 और 7 से ही सिर्फ कटता है, बीच में किसी तीसरी संख्या से नहीं कटता है, यानी इसके मात्र 2 गुणनखंड है, इसलिए ये भी हमारा अभाज्य संख्या होगा। उसी तरह हम यदि 8 की बात करें, 8 को काटने वाला 1 और 8 को छोड़ करके बीच में तीसरा भी है, 2 है, 4 है, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। आगे 9 जो है आपका क्या है? 9 आपका 1 से और 9 से तो कटेगा ही, बीच में 3 से भी कटेगा, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 10 तो 2 से, 5 से, 1 से, 10 से कटेगा, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 11 होगा, क्योंकि 11 आपका क्या होता है? तो 1 और 11 से ही कटेगा, 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 3 4 1 12 से कटेगा। 13 1 और 13 से ही सिर्फ कटेगा, तो 13 होगा। 14 2 7 1 14 से कटेगा, तो ये नहीं होगा अभाज्य संख्या। 15 नहीं होगा, क्योंकि 3 5 1 15 से कटेगा, तो वो भी नहीं होगा। 16 भी नहीं होगा, 1 से, 16 से, 4 से, 2 से, 8 से, बहुत सारी संख्याओं से कटता है, इसलिए 16 भी नहीं होगा। 17 होगा। तो कहने का मतलब जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो जब हम लोग परिभाषा देंगे तो कहेंगे 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या को, 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं, जो 1 एवं खुद को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। या 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या को हम लोग अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं, जिसके मात्र 2 गुणनखंड, पहला 1 एवं दूसरा खुद हो, कोई तीसरा गुणनखंड नहीं हो। ठीक है। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा। ठीक है। 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, 30 नहीं होगा, 31 होगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 35 36 37 होगा आपका। ठीक है। 38 39 40 41, उसके बाद 43 41 43, उसके बाद 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 होगा आपका। ठीक है। 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 होगा। ठीक है। इसी तरह आपका ये आगे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये सभी संख्याएं हमारा क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें एक चीज और देखेंगे कि अब इसको ध्यान में रखना कि हमारा अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2 3 5 7 11 13 17 19, क्योंकि इन सभी संख्याओं के मात्र 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और ये खुद। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, ये देखिए 3 जो आपका विषम है, विषम 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 मतलब जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। तो जो भी आपका 2 को छोड़ करके जितनी भी अभाज्य संख्याएं होगी वो सभी विषम संख्याएं होगी। क्या होती है? विषम होती है। लेकिन मात्र 2 ही एक वैसा अभाज्य संख्या है जो क्या होता है? सम होता है। तो आपसे पूछा जाए कि, या यूं कहें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 2।
पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्नलिखित में कौन सी संख्या है तो कहेंगे 2। और यदि पूछा जाए कि एकमात्र ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है तो कहेंगे 2। इसलिए 2 को क्या कहा जाता है? 2 को हम लोग कहते हैं सम अभाज्य संख्या। सम भी है और अभाज्य भी है, सम अभाज्य संख्या। ठीक है, सम अभाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इवन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? इवन प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये सम भी है, सम का मतलब 2 से पूरा पूरा कट रहा है, और ये अभाज्य भी है। तो एकमात्र 2 ही ऐसी संख्या है, सबसे छोटी भी है और ये मत क्या सम अभाज्य संख्या। बाकी जो है आपका रेस्ट जो है, बाकी जो है आपका वो सभी क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा 2 से, विषम अभाज्य संख्या है। मतलब विषम का हम लोग कहते हैं ऑड, उसके बाद प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? PRIME, PRIME। तो ये हम लोगों ने समझा। अब हम लोग इसके दूसरे भाई यानी अभी तुरंत देखें कि जो संख्या अभाज्य नहीं होगी तो वो संख्याएं क्या होगी? तो भाज्य होगी, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसी में हम लोग बदल देते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला जो है ये होगा आपका भाज्य संख्या। ठीक है, क्या होगा? भाज्य संख्या। चलिए अगला हम लोग का है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं या इसी को हम लोग कहते हैं यौगिक संख्याएं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्याएं, या इसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त संख्याएं। ठीक है, संयुक्त संख्याएं अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि भाज्य संख्या 1 से बड़ी होती है तो ये भी 1 से बड़ी ही होगी। ठीक है, 1 से बड़ी मतलब 1 से बड़ी क्या होगी? प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं ये भी 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं ही होती है। मतलब भाज्य में भी 1 शामिल नहीं है और अभाज्य में भी 1 शामिल नहीं है। यानी कहने का मतलब हुआ 1 जो है आपका 1 इज नाइदर प्राइम नंबर। ठीक है, और नॉर कंपोजिट नंबर। मतलब 1 ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, समझ गए ना? मतलब चूंकि 1 जो है सारी संख्याओं को काट देता है, इसलिए 1 को जो है बाहर रखा गया भाज्य से भी और अभाज्य से भी। ठीक है, मतलब 1 इज नाइदर प्राइम, 1 ना तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हमारा जो भी भाज्य या अभाज्य होगा 1 से बड़ी होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए, तो आपका जो भी भाज्य संख्या होगा 1 से बड़ी होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा? क्या 1 एवं खुद को छोड़कर ठीक है कोई अन्य संख्याएं भी गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अब 1 और खुद को छोड़ करके बाकी कितना भी गुणनखंड हो उसे कोई मतलब नहीं है। 2 से ज्यादा गुणनखंड हुआ तो भाज्य हुआ और 2 ही मात्र गुणनखंड हुआ तो अभाज्य हुआ। मतलब इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। मतलब 1 एवं खुद को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से भी क्या होता है? पूरी तरह विभाजित होता है। ठीक है, विभाजित होती है। मतलब 1 एवं खुद को छोड़कर कोई अन्य संख्याएं भी, मतलब कोई अन्य संख्या भी क्या हो सकती है? गुणनखंड हो सकते हैं। मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। यानी यूं कहें कि हम लोग 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं।
मतलब इसको काटने वाला 2 से ज़्यादा, एक और खुद से तो सब संख्या काटेगा ही, उसके अलावा भी क्या होता है गुणनखंड, जैसे हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था। जैसे हम लोग क्या करेंगे, 9 की बात करेंगे तो 1 और 9 से मतलब 1 और खुद से तो कटेगा ही, बीच में 3 से भी कटेगा, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, उसी तरह हम यदि मान लीजिए कि 50 की बात करते हैं तो 1 से कटेगा और 50 से तो कटेगा ही, बाकी बीच में देखिए 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 25 से कटेगा। देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया ना, मतलब 1 और खुद को छोड़ करके बीच में और भी संख्याओं से क्या हो रहा है, पूरी तरह कट रहा है, तो इसलिए ये क्या होता है, हमारा भाज्य संख्या होता है। ठीक है, समझ गए। तो अभाज्य संख्या को छोड़ करके जो भी आपका उदाहरण होगा वो सब क्या होगा, भाज्य संख्या। 2 तो नहीं होगा इसमें, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, अरे भाई आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है, 3 अभाज्य, ये आपका अभाज्य, तो ये भाज्य हो गया। तो 4, 6, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9, 10, 11 तो नहीं होगा, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 ये सभी संख्याएं आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो भाज्य संख्या है, जितनी भी भाज्य संख्या है वो सभी क्या है, सम संख्याएं हैं। क्या है, सम संख्याएं होती है, ये ध्यान में रखना है। जितनी भी भाज्य संख्याएं होती है वो सभी क्या होती है, सम संख्याएं होती है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि अभाज्य संख्या में मात्र 2 को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या की शुरुआत ही होती है 4 से। तो हम लोगों ने देखा कि भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि सह-अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, चलिए सह-अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह-अभाज्य संख्याएं, सह-अभाज्य संख्याएं जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, को-प्राइम नंबर्स। देखिए अब यहाँ जो है आपका सह-अभाज्य, ये अभाज्य लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना है कि जो भी संख्याएं होगी वो अभाज्य संख्याएं ही होगी, ऐसा मन में कभी नहीं लाना है। भाज्य संख्या भी हो सकता है और अभाज्य संख्या भी होता है। तो अब इसके लिए क्या शर्त होना चाहिए, मतलब किस संख्या को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपका ये जो है, ये 2 प्राकृत, ठीक है, 2 प्राकृत, फिर वही बात आपका ये जो होगा 1 से बड़ी ही होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, 1 से बड़ी होगा। ठीक है, मतलब 1 से बड़ी, ठीक है, 2 प्राकृत संख्याओं का क्या है, सेट है। ये सेट मतलब होता है समूह, ये 2 प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। मतलब 2 प्राकृतिक संख्याएं क्या कहला सकता है, सह अभाज्य संख्याएं कहला सकता है, और जो भी होना चाहिए 1 से बड़ी होना चाहिए। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ कि आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1 से बड़ी का मतलब 1 इसमें नहीं आएगा, ये सभी संख्या आएगी। और ये जब भी आपका सह अभाज्य संख्या होगा तो जोड़ा में आएगा। जोड़ा का मतलब हमेशा 2 संख्याएं ही क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहला सकता है। अकेला कोई संख्या नहीं कहला सकता है, या 2 से ज्यादा भी सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो अब देखिए, तो कहने का मतलब ये दोनों भी सह-अभाज्य हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी, या ये दोनों भी, या किसी के साथ मिलाकर के हम सह-अभाज्य संख्या कह सकते हैं। लेकिन कब, जब ये सह-अभाज्य संख्या का जो परिभाषा है, जो उसका शर्त है, उसको पूरा करेगा वही। आगे देखते हैं हम लोगों ने देखा कि 1 से बड़ी 2 प्राकृतिक संख्याओं का सेट होता है, तो कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या का सेट हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि दोनों, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। HCF का मतलब होता है, यूं समझे, HCF में अगर जो परेशानी है तो हम लोग यूं समझे कि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 को छोड़कर कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए, दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है, सो समझते हैं।
मतलब कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए, तो जो दो संख्या आप ले रहे हैं जिसको आप सहअभाज्य संख्या कह रहे हैं, तो वो तभी कहलाएगा जब दोनों का कॉमन फैक्टर कितना हो, एक हो। मतलब दोनों प्राकृतिक संख्याओं का HCF का मतलब होता है, HCF को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हम लोग पढ़े हुए हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम पढ़े हैं ना। तो मतलब दो संख्याएं तभी आपका, दो प्राकृतिक संख्याएं तभी आपका क्या कहला सकता है, तो सहअभाज्य संख्याएं कहला सकता है जब उसका महत्तम समापवर्तक कितना हो, एक हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए, एक को छोड़कर कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम लोग समझते हैं, तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये अभाज्य जो दिया हुआ है, तो ये नहीं कि जो भी संख्या होगा, सेट जो होगा दो संख्याओं का, वो हमेशा अभाज्य संख्या ही होगा, ये नहीं माइंड में लाना है, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। प्राकृतिक संख्या आप देखिए, इसमें आपका भाज्य भी है और भाज्य भी है, तो कहने का मतलब भाज्य संख्याओं का भी जोड़ा हो सकता है या अभाज्य संख्याओं का भी जोड़ा हो सकता है, या एक भाज्य और दूसरा अभाज्य हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि उसका HCF कितना होना चाहिए, एक। कुछ भी हो सकता है दो संख्या, HCF यदि एक आया तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमने 5 और 10 की बात किया, ठीक है। अब देखिए 5 और 10 की बात किया, हम लोग कॉमन फैक्टर की बात करते हैं या HCF, दोनों में जो देखिए HCF क्या होता है सो देखिए। अब ये देखिए आप 5 और 10 में जो है, पहले हम लोग इसी को समझते हैं। ये देखिए 5 और 10 किस संख्या से कटेगा, कौन सी ऐसी संख्या जिससे दोनों के, जैसे आप लोग पढ़े हैं ना 5/10 रहता है तो क्या करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब ये भी 5 से कट गया और ये भी 5 से कट गया, मतलब ये दोनों संख्याएं जो है 5 से कट गया। तो यानी ये 5 जो होता है जिससे दोनों कट जाए वही HCF होता है। क्या होता है, HCF। पहले हम लोग HCF देख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब HCF, लेकिन अब देखिए 5 और 10 यानी ये 5 से काटा एक बार में और ये 5 से 2 बार में, मतलब 5 से दोनों संख्या काटा, तो HCF कितना हो गया, 5। जबकि हमारा HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब 5 और 10 आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का HCF कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब दोनों का HCF कितना हो गया, 5 हो गया। या यूं कहें आप देखिए 5 और 10 में, अब या कॉमन फैक्टर की बात कर, देखिए 5 को काटने वाला कौन कौन है, 1 है और 5 है। यानी इसका फैक्टर कौन कौन हो गया, 1 और 5 हो गया। 5 का फैक्टर 1 और 5 है। 10 को काटने वाला कौन कौन है, 1 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 10 भी है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर 10 के फैक्टर 1 और 5 है और इसके फैक्टर क्या है, 1 और 5, इसके फैक्टर 1 और 5, इसके फैक्टर इतने हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन का मतलब जो दोनों में होना चाहिए, कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि कॉमन मतलब जो सब में मिलना चाहिए। तो देखिए कॉमन 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 कॉमन हो गया दोनों में, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों ये देखिए 1 और 5 इसका कॉमन हो गया। जबकि हमारा कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए, मतलब इसके 2 कॉमन फैक्टर हो गए। कौन कौन, 1 और 5। तो इसका मतलब है कि हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं हुआ। 5 और 10 सहअभाज्य संख्या, मतलब आपका या तो HCF 1 होना चाहिए या दोनों में कॉमन फैक्टर 1 को छोड़कर के और कोई संख्या नहीं। आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर 1 भी हो गया, 5 भी हो गया, इसलिए हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए कि 10 और 20 की बात करते हैं, तो हम दोनों लेकर चल रहे हैं, ठीक है, दोनों लेकर चल रहे हैं कॉमन फैक्टर पर भी, यानी दोनों बात एक ही है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि ये दोनों क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या तभी होगा जब दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा, महत्तम कितना होगा, 1। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका, ये किससे कटेगा, ज्यादा से ज्यादा। आप यहाँ 2 से भी काट सकते हैं, 2 से काटिएगा तो 2 5 10 और 2 10 20। पहले आपने 2 से काटा, फिर तो एक बार 5 से कट सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी मतलब 2। तो यानी कहने का मतलब आप जब ऐसा कीजिएगा तो गुना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इस संख्या से गुना काटेंगे कि फिर आगे वो नहीं कट जाए, कट सके। तो जिस बड़ी से बड़ी संख्या से जो हम काटेंगे या जो आगे नहीं काटे, तो वही हमारा HCF होगा। ऐसा नहीं कि हम इसको क्या किए, किसी ने 2 से काट दिया, कहा कि भाई 2 5 10, 2 10 20 और उसने 2 को HCF बना दिया, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये आगे भी कटने वाला है।
ऐसी संख्या से काटेंगे कि जिससे वो फिर आगे नहीं कट पाए, वही संख्या हमारा HCF होगा। तो आप देखिए ये 10 से कटेगा, 10 से एक बार में, 10 से दो बार में, देखिए अब नहीं कटेगा, मतलब ये 10 से कटा, तो इसका मतलब HCF इसका कितना हो गया 10, जबकि हमारा HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं हुआ। या यूं कहें कि कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 को छोड़ करके कोई दूसरी संख्या नहीं था। अब देखिए 10 और 20 था, आप पहले इसका फैक्टर निकालिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से, इसके फैक्टर कौन कौन हुए, फैक्टर मतलब पूरा पूरा काटने वाला ये सभी, और 20 के कौन कौन होंगे, 1 2 5 10 20। अब देखिए इसमें इस दोनों में कॉमन कौन कौन है, 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर क्या है 10 है। अब देखिए इतना सारा कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 को छोड़कर कोई दूसरी संख्या नहीं आना चाहिए, मतलब ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब जैसे हम लोग लिए, मान लेते हैं कि 2 और 5 की जब हम बात करें, मान लीजिए अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा सहअभाज्य संख्याएं है या नहीं है। देखिए 2 के कौन कौन, यानी इस दोनों का HCF निकालिए। HCF का मतलब क्या ये दोनों किसी संख्या से कटेगा, तो कहेंगे नहीं कटेगा, मतलब सिर्फ 1 से ही कट सकता है, 1 दूनी 2, 1 पचे 5, तो बात वही हुआ, मतलब इसका HCF कितना आया 1 आया। इसका मतलब हुआ कि 2 और 5 का जो ये आपका 2 और 5 जो है ये आपका क्या हुआ, सहअभाज्य संख्या हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों का HCF कितना आया 1 आया। या यूं कहें कि आप कहेंगे कि 2 और 5 में कॉमन फैक्टर कितना, आप देखिए 2 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है और 2 है, मतलब 1 से और 2 से ही कटेगा, 5 1 से और 5 से ही कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके 2 फैक्टर 1 और 2 है, इसके 2 फैक्टर 1 और 5, दोनों में मिल क्या रहा है, दोनों में मिल रहा है हमारा 1, मतलब 1 को छोड़ करके और कोई संख्या नहीं मिल रहा है, इसलिए ये चूंकि इस शर्त को पूरा करे, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया एक हमने लिया 10 और एक हमने लिया मान लीजिए कि 11। आप देख रहे हैं कि 10 और 11 में देखिए ये क्या, ये 10 और 11 कोई संख्या से कट सकता है, तो 1 को छोड़कर और किसी संख्या से नहीं कट सकता है, मतलब 1 ही इस दोनों को काट सकता है, इसको भी और इसको भी, यानी HCF कितना हो गया 1। तो इसलिए ये हमारा 10 और 11 क्या है आपका, तो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब इसको या यूं कहें कि इसका कॉमन फैक्टर चेक कर लेते हैं। देखिए 10 को कौन कौन काटने वाला है, 1 और 10, 11 को कौन कौन काटने वाला है, 1 और 11, तो दोनों में मिल क्या रहा है, तो सिर्फ 1 मिल रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, तो सहअभाज्य संख्याएं हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये 10 हमारा भाज्य है या अभाज्य है, भाज्य है, और ये क्या है अभाज्य है, तो कहने का मतलब हुआ एक भाज्य और एक अभाज्य का भी जोड़ा सहअभाज्य संख्या कहला सकता है। कब, जब दोनों का HCF 1 होगा तब। कोई भी संख्या हो सकता है, सिर्फ 2 संख्या होना चाहिए और दोनों का HCF या कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, सहअभाज्य। भाज्य है या अभाज्य है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आपसे जब इसका परिभाषा पूछा जाए तो कहेंगे कि 1 से बड़ी 2 प्राकृतिक संख्याओं का वैसा समूह, वैसा सेट आपका क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है, जिसका HCF कितना हो 1 हो, अर्थात दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, 1 को छोड़कर कोई दूसरी संख्या नहीं हो। समझ गए ना। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब हम लोग उदाहरण की बात करते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 2 और 3 लेते हैं, इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो आपका हो सकता है 2 3, अपने मन से कुछ भी इसके अनंत आंसर हो सकते हैं, 2 3, 3 5, 5 7, 7 9, 11 13, 15 17, 16 19, कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि सबका HCF कितना है 1 है, 1 को छोड़ करके और कोई दूसरी संख्या नहीं है, तो ये सभी संख्याएं हमारा अनंत संख्याएं क्या है, सहअभाज्य संख्याएं है। ठीक है, अब हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं। चलिए अब हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करते हैं। ठीक है, अगला हमारा है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब आपको नाम से ही पता चला है कि ये जुड़वा होना चाहिए, जुड़वा मतलब 2 होना चाहिए,
और इसमें अब जो है अभाज्य संख्या ही हो सकता है, दो होना चाहिए, दो संख्याएं और दोनों अभाज्य संख्याएं ही होना चाहिए। लेकिन इससे पहले वाले में ये कंडीशन नहीं था, अभाज्य भी हो सकता था, भाज्य भी हो सकता था, या दोनों मिलाकर के भी हो सकता था। लेकिन इसमें जो है हमेशा दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए। मतलब ये जो है दो अभाज्य संख्याओं, और ये हमेशा क्या है, एक से बड़ी, तो दो अभाज्य संख्याओं का क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का सेट है। सेट का मतलब हुआ समूह, समूह क्या है, समूह, ठीक है। और देखिए दोनों का अंतर, दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर, अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। मतलब जो इन दो शर्तों को पूरा करेगा वही संख्या हमारा क्या होगा, तो जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, और जो इन शर्तों को पूरा नहीं करेगा वो जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो कहने का मतलब दो अभाज्य संख्याओं का क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। मतलब दो अभाज्य संख्या क्या आपका जुड़वा अभाज्य तभी कहलाएगा जब दोनों का अंतर क्या हो, दो हो। जैसे हम दो अभाज्य संख्या लेते हैं, पहला अभाज्य संख्या हम जानते हैं 2 है और दूसरा हमारा 3 है। तो ये चलिए, ये दोनों तो अभाज्य संख्याओं का समूह है, सेट है, लेकिन क्या इस दोनों का अंतर, देखिए 3 और 2 का अंतर 1 है, जबकि अंतर कितना होना चाहिए हमारा, 2 होना चाहिए। यानी ये हमारा जो है जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अब हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, ये आपका 29, ये है आपका। अब देखिए 2 और 3 में तो नहीं, आप 2 और 5 की बात करते हैं, मतलब इस दोनों को एक साथ लाते हैं, तो क्या ये दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन दोनों का अंतर 5 और 2 का अंतर कितना है, 3, यानी ये भी नहीं है। अब हम लोग किसको बनाते हैं, 3 और 5 को, 3, 5 को। अब 3 और 5 अभाज्य संख्याओं का तो समूह है, जोड़ा है, और 5 और 3 का अंतर कितना, 2, यानी ये होगा। मतलब हमारा 3, 5 जो है ये जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। और भी देखिए, और 5, 7 होगा, हाँ 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 2 है, ये भी होगा। फिर देखिए 7 और 11 में 4 का अंतर नहीं होगा, 11 और 13 होगा, 11 होगा, 13 होगा, और हो सकता है क्या, हाँ 17, 19 होगा, 17, 19 होगा आपका, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 29, 31 होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जो है क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या तभी कहलाएगा जब दोनों का अंतर क्या हो, 2 हो। तो आपसे पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि दो अभाज्य संख्याओं के वैसे युग्म जोड़ा को हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। यदि बीच का अंतर 2 है और दोनों अभाज्य संख्या हैं तो वैसी संख्या हमारा क्या कहलाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। और जो इन शर्तों को पूरा नहीं करेगा वो जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, भले ही जो वो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा ही क्यों ना हो, जब तक इसके शर्त को पूरा नहीं करेगा वो जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अत्रिभाज्य संख्याएं, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। हमारा अगला है अत्रिभाज्य संख्याएं, ठीक है, अत्रिभाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स, प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स, ठीक है। अब देखिए प्राइम का मतलब हुआ कि प्राइम होगा, अब इसमें भी वही कंडीशन है, अभाज्य संख्या ही होगा, भाज्य संख्या का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब इसमें भाज्य संख्या नहीं आएगा। और ट्रिपलेट का मतलब हुआ 3, मतलब 3, ये 3 प्राइम नंबर्स का क्या होगा, ये समूह होगा। तो ये हो गया 3 अभाज्य संख्याओं का क्या है, संख्याओं का क्या है, सेट है। सेट का मतलब समूह है, सेट का मतलब समूह। अब 3 अभाज्य संख्या, क्या कोई भी अभाज्य संख्या हो सकता है, तो कहेंगे नहीं, ये हमेशा जो होता है 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का समूह होता है। ये 3 लगातार का मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए, 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का क्या है, संख्याओं का क्या है, समूह कहें या सेट कहें, ठीक है, यानी इसको हम लोग समुच्चय भी कहते हैं। तो ये जो है, तो आपसे पूछा जाए कि अत्रिभाज्य संख्या क्या होती है, तो कहेंगे 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अत्रिभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। बस एक लाइन में
क्या कहना है कि 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अत्रिभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको। आप जानते हैं कि हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। उसके बाद 19 के बाद क्या 23, उसके बाद 29, 31, उसके बाद आपका क्या 37, 41, 43, 47, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं आपका क्या हो गया 43 हो गया, उसके बाद 47, अच्छा 47, ठीक है। उसके बाद 53, तो ये सभी संख्या हमारी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें से कोई भी 3 लगातार जो है आपका अभाज्य संख्याओं का समूह जो होगा वो क्या होगा, अत्रिभाज्य संख्या होगा। मतलब 3 लगातार हमने क्या लिया 2, 3, 5 लिया, हमने लिया 2, 3, 5, तो ये हमारा अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाएगी, यानी प्राइम ट्रिपलेट्स नंबर। अब ऐसा नहीं कि हमने क्या लिया 2 और 3 को गायब कर दिया और 5 को और 7 को, मतलब इसको गायब कर दिया और 2, 5, 7 को ले लिए, तो ये हमारा अत्रिभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। जब भी कहलाएगा तो लगातार होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। 2, 3, 5, उसके बाद 3, 5, 7 क्या हो सकता है 3, 5, 7, ठीक है। उसके बाद 2, 3, 5, 3, 5, 7, उसके बाद 5, 7, 11 आपका हो जाएगा 5, 7, 11, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 7, 11, 13 क्या होगा 7, 11, 13 ये होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका है 11, 13, 17, 11, 13, 17, उसके बाद क्या हो सकता है आपका 13, 17, 19, 13, 17, 19, 13, 17, 19, उसके बाद आपका क्या हो सकता है 17, 19, 23, 17, 19, 23, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आपका क्या हो 17, 19, 23, उसके बाद 23, 29, 31, 23, 29, 31, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये सभी हमारा जो है अत्रिभाज्य संख्या है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि आप देख रहे हैं कि तीनों संख्याओं को क्या कोई संख्या काट सकता है, तो कहेंगे एक को छोड़ करके कोई संख्या नहीं काट सकता। इसमें भी तीनों संख्याओं को एक को छोड़कर कोई दूसरी संख्या नहीं काट सकता है। इसमें भी देखिए एक को छोड़कर मतलब जितने भी समूह है सबों में तीनों अभाज्य संख्याओं को एक को छोड़ करके और कोई दूसरी संख्या नहीं काट सकता। मतलब यानी अभाज्य ये जो आपका तीनों अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए, तो HCF हमेशा तीनों अभाज्य संख्याओं को एक का एक होना चाहिए। मतलब कॉमन फैक्टर हमेशा कितना होना चाहिए, कॉमन फैक्टर आपका कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ देखिए 7 और 13 के बीच क्या है 6 का अंतर, 11 और 17 के बीच क्या है 6 का अंतर, ठीक है। और 13, 6, 19, उसके बाद 17, 6, 23। मतलब जनरली ऐसा देखा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बीच अंतर कितना होता है 6। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा अंतर 6 ही होगा, लेकिन ज़्यादातर में कितना होता है 6 होता है। लेकिन आप देख रहे हैं 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, यहाँ तो नहीं हुआ। मतलब जनरली अधिकतर का जो है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच अंतर कितना होता है 6 होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने समझा कि अत्रिभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसके ये सभी उदाहरण हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।